नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल रिमाइंड यूट्यूब चैनल के एक नए लेक्चर में। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल को हेल्प करती हैं। मतलब सॉइल को हम इससे क्लासीफाई कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल को क्लासिफिकेशन में इन प्रॉपर्टीज़ से मदद मिलती है। तो ये प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं? जैसे हो गया वाटर कंटेंट, हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, हो गया आपका कंसिस्टेंसी, हो गया पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, हो गया सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रॉपी, कोलैप्सिबिलिटी एंड कोलैप्सिबिलिटी वगैरह, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में हम आज आधा पार्ट आज करेंगे और आधा पार्ट हम कल करेंगे, क्योंकि कई सारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम इसको दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो पहली इंडेक्स प्रॉपर्टी है हमारी वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट तो आपको पता होगा। वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इंटू 100, WW अपॉन WS इंटू 100। ये वाटर कंटेंट होता है। अब इसके निकालने के वाटर कंटेंट कैलकुलेट करने के मेथड क्या क्या है, मतलब इसको निकालने के मेथड कौन कौन से हैं? कई सारे मेथड हैं, जिसमें एक पहला है ओवन ड्राइंग मेथड है, सैंड बाथ मेथड होता है, अल्कोहल मेथड होता है, फिर कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है, पिक्नोमीटर मेथड होता है। कई सारे मेथड हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है उसमें हम ज़्यादा फोकस करेंगे और बाकियों को हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो पहला है ओवन ड्राइंग मेथड। तो ओवन ड्राइंग मेथड आपका जो मोस्ट एक्यूरेट है, लैब मेथड है ओवन ड्राइंग, और ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है ओवन ड्राइंग। अब इसमें हमें क्या करना, प्रोसीजर को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही ध्यान रखो। ओवन ड्राइंग तो आपको ही पता होगा क्या होता है, कैसे करते हैं। तो ओवन ड्राइंग क्या है? मोस्ट एक्यूरेट आपका लैब मेथड है, और यहाँ 24 आवर के लिए हम ड्राई करते हैं, उसके बाद फिर हम वेट मेजर करते हैं, और उसके बाद हम निकालते हैं भाई उसका दोनों में डिफरेंस निकालते हैं। पहले वाला जो वेट था और अब जो ड्राई वेट है उसमें डिफरेंस निकालते हैं। वेट ऑफ वाटर आ जाता है अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, जो होता है वेट ऑफ ड्राई वेट के बराबर होता है। तो W अपॉन WS इंटू 100 आ जाएगा, तो आपको वहाँ से वाटर कंटेंट निकल जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा क्या कहते हैं, टेम्परेचर रखा कितना जाता है। तो इनऑर्गेनिक सॉइल है, तो इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए टेम्परेचर होता है 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। यदि इनऑर्गेनिक सॉइल आपकी है तो 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर होता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो सकता। 110 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हम नहीं रखते हैं। इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि 110 डिग्री से ऊपर यदि हम टेम्परेचर रख रहे हैं तो वहाँ पे फिर तुम्हारा जो स्ट्रक्चरल वाटर है या जो क्रिस्टलाइजेशन का वाटर है, मतलब कि जो आपके सॉइल सॉलिड के जो क्रिस्टल में उपलब्ध जो वाटर है उसको भी ये उड़ाने लगता है, मतलब उसको भी ये रिमूव करने लगता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं उसको हमें, क्योंकि वो तो वाटर कंटेंट का पार्ट नहीं था, वो तो सॉइल सॉलिड के क्रिस्टल में था, तो वो वाला तो हमें रिमूव नहीं करना, वो हमें चाहिए भी नहीं वाटर कंटेंट कैलकुलेट करते समय। तो वो वाले पार्ट को हम ना छेड़ें, तो इसलिए हम क्या करते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हम टेम्परेचर नहीं ले जाते हैं। और ऑर्गेनिक सॉइल में हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर नहीं रखना है। अब ये क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनिक सॉइल यदि है तो 60 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो ऑर्गेनिक आपका जो कंटेंट है, ऑर्गेनिक मैटर, उसका भी ऑक्सीडेशन होने लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को हम लिमिट करते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और यदि सॉइल में जिप्सम है, यानी कैल्शियम कंपाउंड या जिप्सम यदि आप में सॉइल में है, तो आपको टेम्परेचर को लिमिट करना है आपको 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और किसी मतलब अब देखो, आप मैक्सिमम टेम्परेचर क्या 110 है, मतलब किसी भी केस में 110 से ऊपर तो जाना ही नहीं है, क्योंकि ताकि आपका लॉस ऑफ क्या कहते हैं, तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन वाटर जो है वो लॉस ना हो। क्रिस्टलाइजेशन वाटर को आप स्ट्रक्चरल वाटर भी बोलते हो, ठीक है। अब क्या होता है, ओवन ड्राइंग आप जब करते हो, ओवन ड्राइंग में क्या होता है कि सारे वाटर उड़ जाते हैं। मतलब कि वाटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फ्री वाटर या ग्रेविटी वाटर होता है सॉइल में, कैपिलरी वाटर होता है, एडजॉर्ब वाटर होता है। एडजॉर्ब वाटर मतलब जो सॉइल सॉलिड के सरफेस पर रहता है, ये सारे रिमूव हो जाते हैं। फ्री वाटर या ग्रेविटी वाटर, ये तुम्हारा कैपिलरी वाटर, एडजॉर्ब वाटर, ये सारे रिमूव हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल वाटर या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को छोड़ के, क्योंकि वो क्रिस्टल में था, उसको हमें रिमूव भी नहीं करना था। तो ओवन ड्राइंग क्या करता है, ओवन ड्राइंग इसलिए सबसे बेस्ट मेथड है क्योंकि ओवन ड्राइंग में सारे टाइप के वाटर एक्सेप्ट क्या कहते हैं तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन वाटर को छोड़ के बाकी सारे रिमूव हो जाते हैं। तो इसीलिए मोस्ट एक्यूरेट मेथड था, और लैब में करते हैं, यहाँ पे 24 घंटे लगते हैं करने के लिए। तो ये ओवन ड्राइंग मेथड हो गया। और दूसरा मेथड आपका है सैंड बाथ मेथड। तो सैंड बाथ मेथड क्या होता है, ये फील्ड में, जैसे आप फील्ड में यदि आपको ओवन उपलब्ध नहीं है तो आप क्या करोगे, फील्ड में हम सैंड बाथ मेथड यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, एक सैंड बाथ होता है, मतलब कि एक बर्तन में हम सैंड भर देते हैं, एक
पैन में और उसके ऊपर फिर हम सॉइल स्पेसिमेन रखते हैं। सैंड इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा यूनिफॉर्म हीटिंग हो सके। अब यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता टेम्परेचर के ऊपर, कंट्रोल नहीं है टेम्परेचर के ऊपर, तो क्या होगा, जो आपका ऑर्गेनिक सॉइल है और सॉइल विद जिप्सम है उनके लिए सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि क्या है, उनको 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑर्गेनिक में लिमिट करना था और जिप्सम वाले में 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट करना था, इसलिए वहाँ पे ये सूटेबल नहीं होगा। और इसमें एरर भी आते हैं, क्योंकि एरर इसलिए आते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइजेशन वाटर जो इसको भी ये क्या कहते हैं हटा सकता है, या उसको भी ये इवेपोरेट कर सकता है, इसलिए इनएक्यूरेट आता है। लेकिन ये फील्ड मेथड है, फील्ड में यूज होता है, क्विक टेस्ट है एक। और इसके बाद आ जाते हैं एल्कोहल मेथड पे। एल्कोहल मेथड भी सेम सैंड बाथ जैसा ही है, बस यहाँ पे एल्कोहल यूज हो रहा है। एल्कोहल क्या होता है कि एल्कोहल में यूज होता है मिथाइलेटेड स्पिरिट, मतलब मिथाइलेटेड स्पिरिट जो होता है वो जब हम डालते हैं इसमें सॉइल में मिलाते हैं तो वो क्या करते हैं, इवेपोरेशन को बढ़ा देता है। तो वो सॉइल जो वाटर उसका है, वाटर वेपर, वो जल्दी वाटर वेपर बन के जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, ड्राई वेट को ले लेते हैं, ड्राई वेट सॉइल का जो मिलता है। तो ये भी एक क्विक फील्ड मेथड है, और ये भी आपका, इसमें भी टेम्परेचर पर कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए सूटेबल नहीं है ऑर्गेनिक सॉइल और सॉइल विद जिप्सम के लिए आपका। उसके बाद एक मेथड है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड आपका जाहिर तौर पे रेडिएशन यदि कर रहे हो, रेडिएशन मेथड यूज कर रहे हो, तो ये ज़्यादातर प्रॉबली यूज नहीं होगा प्रैक्टिकल केस में, क्योंकि फिर इसको हैंडल करना मुश्किल होगा। लेकिन ये भी एक फील्ड मेथड है, नाम याद कर लो कि इसमें कोबाल्ट 60 यूज होता था। उसके बाद है टॉर्जन बैलेंस मेथड। टॉर्जन बैलेंस मेथड में इंफ्रारेड बल्ब यूज होता है, मतलब एक साइड आपका इंफ्रारेड बल्ब लगा रहता है और दूसरी साइड सॉइल स्पेसिमेन लगा रखा रहता है। तो इंफ्रारेड बल्ब से जो इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं वो उसको सॉइल स्पेसिमेन को हीट करती रहती हैं, और वहाँ से वाटर आपका इवेपोरेट होता रहता है, यानी वाटर आपका सॉइल ड्राई होता रहता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद एक टॉर्जन बैलेंस होता है। टॉर्जन बैलेंस एक मतलब मेजर करने का, वेइंग करने का एक वो मेथड है। तो इसमें क्या होता है, आपका ड्राई भी हो रहा है और वेइंग भी हो रहा है। ड्राइंग और वेइंग जो आपका है साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो इसलिए इन सॉइल के सेटेबल होगा जिन सॉइल में आपका क्या कहते हैं, मॉइस्चर रीअब्जॉर्प्शन जो होता है क्विकली होता रहता है। मतलब कि जैसे कुछ सॉइल्स होती हैं, जैसे क्ले वगैरह कुछ सॉइल्स होती हैं, फाइन क्लेज होती हैं, उसमें क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो अब एब्जॉर्ब करता रहेगा, तो यदि आप ड्राई कर लिया आपने, फिर उसको ले जाके आप वे कर रहे हैं, तो उस बीच में भी कुछ ना कुछ मॉइस्चर वो फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपको सही वो आपको वाटर कंटेंट मिलेगा नहीं। तो सही वाटर कंटेंट नहीं मिलेगा, इसलिए हमें फिर क्या करना होता है कि ड्राइंग और वेइंग को आप साइमल्टेनियसली करो। तो उसके लिए फिर टॉर्जन बैलेंस मेथड यूज होता है, इसको इंफ्रारेड बल्ब मेथड भी बोलते हैं। ये आपके 5 मेथड हो गए। उसके बाद एक आपका मेथड है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, जो आपका इंपॉर्टेंट है। ये भी मतलब थोड़ा सा जान लो। कैल्शियम कार्बाइड मेथड में क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2। तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड ये क्विकेस्ट मेथड है, सबसे अभी तक का जो हमने पढ़ा है सबसे क्विकेस्ट मेथड है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। 5 से 7 मिनट लगता है। ये फील्ड में यूज करते हैं, जैसे आप डैम बन रहा है या फिर रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें यदि कॉम्पैक्शन हो रहा है तो हमें क्या होता है, हर टाइम पे ये निकालना होता है कि वाटर कंटेंट कितना, उसके हिसाब से फिर OMC निकलेगा, गामा D निकलेगा। तो हमें वाटर कंटेंट की बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ती है निकालने की। तो वहाँ पे फील्ड में फिर हम कैल्शियम कार्बाइड मेथड यूज करते हैं, क्योंकि ओवन ड्राइंग वगैरह तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 24 घंटा लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम यूज करते हैं ये वाला कैल्शियम कार्बाइड मेथड। अब कैल्शियम कार्बाइड मेथड में होता क्या है कि 4 से 6 ग्राम सैंपल हम एक मॉइस्चर मीटर में रखते हैं। उसमें फिर क्या होता है कि CaC2 जो है H2O के साथ रिएक्ट करता है और फिर बनाता है C2H2, यानी कि एसिटिलीन गैस बनाता है। और उस एसिटिलीन गैस का प्रेशर हम प्रेशर गेज से मेजर करते हैं, जो कि कैलिब्रेटेड होता है हमारा वाटर कंटेंट के हिसाब से। वाटर कंटेंट कौन सा होता है, ये वाला वाटर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू होता है टोटल वेट, यानी कि WW/WT वाला आता है ये, मतलब वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉइल मास, इस टर्म में आता है, मतलब W' के टर्म में आता है। तो वाटर कंटेंट, उसके बाद आप फिर से W निकाल सकते हो, W' से फिर W आप निकाल सकते हो। और कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2 होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि भाई कैल्शियम कार्बाइड में क्या चीज़ें थी। अब चलते हैं हम पिक्नोमीटर मेथड। तो एक पिक्नोमीटर मेथड क्या है, पिक्नोमीटर आपका 2 जगह भी यूज होता है, एक तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने में यूज होता है और एक होता है वाटर कंटेंट में। तो पिक्नोमीटर मेथड भी एक क्विक मेथड है, लेकिन इतना क्विक नहीं जितना आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड था। पिक्नोमीटर मेथड में लगभग 10 से 20 मिनट लग जाते हैं। ये भी क्विक मेथड ही है एक। तो अब यहाँ पे यूज क्या होता है, ये उन सॉइल्स के लिए यूज होता है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले से नोन है, क्योंकि फार्मूला जो आप आएगा उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का टर्म भी आएगा, इसलिए उन सॉइल के लिए यूज होता है जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले ही नोन है। तो इसमें होता क्या है, 900 ml फ्लास्क होता है,
पिक्नोमीटर आपका 900 ml का फ्लास्क होता है, उसके ऊपर कोनिकल टॉप होता है और उसमें फिर उसके टॉप पे एक सर्कुलर होल होता है 6 mm डाया का। 6 mm डाया का सर्कुलर होल होता है ताकि फिर जो सॉइल में एयर है, सॉइल में जो एयर है वो रिमूव हो सके, एयर रिमूवल के लिए होता है। और ये सूटेबल होता है कोहेजनलेस सॉइल्स के लिए, सूटेबल होता है क्योंकि सूटेबल सिर्फ कोहेजनलेस सॉइल के लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि कोहेसिव सॉइल में आप एयर का रिमूवल आप पूरी तरह से कर नहीं सकते हो, एयर का रिमूवल पूरी तरह से हो नहीं पाएगा कोहेसिव सॉइल्स में, इसलिए वहाँ सूटेबल नहीं है कोहेसिव सॉइल्स के लिए, सिर्फ सूटेबल है कोहेजनलेस सॉइल के लिए। अब इसका फार्मूला क्या आता है भाई, अब करने का मेथड तो आपने देखा होगा, नहीं तो आप देख लोगे, एक बार आपने पढ़ा ही होगा, बाकी हम फार्मूला बताते हैं डायरेक्ट। फार्मूला होता है आपको ऐसे याद करना है, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप ले जाइए, आप क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चलिए 1 2 3 4, यानी W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 इंटू ब्रैकेट में G-1 अपॉन G-1 इंटू 100। W1 है इम्पटी वाला केस, जब पिक्नोमीटर आपका इम्पटी है। W2 है वो वाला केस जब आपने मॉइस्ट सॉइल डाला है पिक्नोमीटर में, वो W2 वाला वेट है। और W3 आपका है मॉइस्ट सॉइल था, उसके ऊपर फिर आपने जो बचा उस पर वाटर भर दिया पूरा। और W4 है कि आपने मॉइस्ट सॉइल को निकाल दिया और उसके बाद फिर पिक्नोमीटर में पूरा वाटर भर दिया। तो ये चारों वेट हैं। और G आपका है ही स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो W अब आ जाएगा W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 इंटू ब्रैकेट में G-1 अपॉन G, बाहर -1 इंटू 100। ये हो जाएगा पिक्नोमीटर मेथड से वाटर कंटेंट निकालना। अब इसी के जैसा एक है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने में भी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम अपॉन वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम, यही होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको निकालने के लिए पिक्नोमीटर मेथड होता है, 50 ml डेंसिटी बॉटल होता है, 500 ml फ्लास्क बॉटल होता है, इतना इस तरह की चीज़ें होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है पिक्नोमीटर मेथड। अब यहाँ पे जैसे आपने वाटर कंटेंट निकालते समय क्या है, सेकेंड स्टेज में मॉइस्ट सॉइल डाला था, लेकिन यहाँ पे आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी में ड्राई सॉइल डाला जाएगा उसकी जगह पे। अब यहाँ फार्मूला जो बन के आता है वो आता है जी इक्वल टू आता है W2 माइनस W1 अपॉन W4 माइनस W3 प्लस W2 माइनस W1। यहाँ भी ऐसे याद करना 1 2 3 4, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, उसके बाद 1 2 ऊपर है, नीचे क्या है, मतलब घटते हुए क्रम में आप राइट साइड से लो तो क्या है 1 2 3 4 ही है, बस वही है। तो W2 माइनस W1 अपॉन W4 माइनस W3 प्लस W2 माइनस W1। W2 माइनस W1 क्या होगा, WD होगा, तो इस तरह से भी WD के टर्म में भी ले सकते हो कि WD अपॉन W4 माइनस W3 प्लस WD, ठीक है। अब तुम्हारा जो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए तो अच्छा है, वाटर ही डाल के आप कर लोगे, लेकिन यदि फाइन ग्रेन सॉइल्स आते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए फिर केरोसिन यूज़ किया जाता है वाटर की जगह पे। वाटर जगह पर केरोसिन इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि केरोसिन का बेटर बैटिंग प्रॉपर्टी जो होती है अच्छी होती है, क्योंकि केरोसिन का क्या होता है, सरफेस टेंशन कम होता है, तो सरफेस टेंशन कम है तो ज़्यादा वेट कर सकता है वो, ज़्यादा सॉइल सॉलिड्स को। और आपका फाइन ग्रेन में सॉइल सॉलिड ज़्यादा होते ही हैं, तो मतलब छोटे छोटे होंगे, इसलिए क्या होगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इसलिए हमें ज़्यादा मतलब बेटर वेटिंग एजेंट चाहिए, इसलिए केरोसिन यूज होता है। जब केरोसिन यूज होगा तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा, क्योंकि जब केरोसिन यूज होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड जो आएगा वो केरोसिन के टर्म में आएगा, लेकिन हमें निकालना क्या है, वाटर के टर्म में निकालना है। तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1 अपॉन W4 माइनस W3 प्लस W2 माइनस W1 इंटू जी के मतलब क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन। तो अब हो क्या जाएगा, ये जो आपका ये W वाला पूरा है, इससे क्या आ रहा है, गामा S बाई गामा W, यानी कि यूनिट वेट आपका क्या कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू आ रहा है केरोसिन, और जी के क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब आप दोनों मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, गामा के कट जाएगा, गामा S बाई गामा W, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू वाटर आ जाएगा। तो यही हमको निकालना था। तो ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। और उसके बाद अब क्या बचता है, उसके बाद बचता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल। यूनिट वेट ऑफ सॉइल अब एक नया आपका आ जाता है इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल आपको पता ही होगा कि भाई टोटल आपका जो वेट है, मतलब जो अभी आपको ड्राई यूनिट वेट निकालना है, बल्क यूनिट वेट निकालना है, जो भी यूनिट वेट आपका निकालना है, उस कंडीशन में जो वेट है सॉइल मास का अपॉन आप लिखोगे वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा आपका यूनिट वेट आ जाएगा। यूनिट वेट निकालने के कई तरीके होते हैं, जैसे कोर कटर मेथड है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड है, सबमर्ज्ड डेंसिटी मेथड है, और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है। पहला है कोर कटर मेथड। कोर कटर मेथड क्या होता है, ये फील्ड मेथड है। कोर कटर मेथड एक फील्ड मेथड है। इसमें क्या होता है, कोर कटर होता है, कोर कटर को ले जाके 1000 सीसी का कोर कटर होता है, उसको ले जाके हम
जहाँ का हमें सॉइल का निकालना यूनिट वेट वहाँ पे रखते हैं और फिर हैमर से उसको फिर हम क्या कहते हैं इंसर्ट करते हैं वहाँ पे सॉइल में, और उसके बाद वहाँ से सॉइल जब वो पूरा अंदर चला जाता है फिर हम उसको बाहर निकालते हैं और फिर ला के उसको हम वे करते हैं। तो ये जनरली यूज़ होता है, क्या करना है, जनरली यूज़ होता है सॉफ्ट सॉइल या क्ले में। सॉफ्ट सॉइल या क्ले यानी जो कोहेसिव वाली है वहाँ पे यूज़ होता है जनरली। और फिर ये ग्रेवल और सैंड और ड्राई सॉइल के लिए सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं सूटेबल है? क्योंकि फिर क्या होगा, एक तो उसमें डेंस भी हो जाएगा और फिर जब आप उसको निकालते रहोगे तो बहुत सारा सॉइल आपका जो है वो नीचे गिर जाएगा, उसमें पूरी तरह से वो रिटेन होगा नहीं, आएगा नहीं पूरी तरह से। तो इसलिए सूटेबल ये है सॉफ्ट सॉइल या क्ले यानी कि कोहेसिव सॉइल्स के लिए जो है ये सूटेबल है। जो आपका कोहेजन लेस सॉइल है उनके लिए सूटेबल नहीं है, कोहेजन लेस और ड्राई सॉइल के लिए। तो ये है कोर कटर मेथड। अब आ जाते हैं हम वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड पे। अब वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम क्या होते हैं, ये आपका जो सैंपल होता है सॉइल सैंपल वो कोटेड होता है पैराफिन बैग से। उसके बाद हम फिर वो उसमें वाटर में डालते हैं उसको, और फिर हम उसको नोट करते हैं कि मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा के कि इसका यूनिट वेट कितना था। तो अब इसका हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें यही पूछ सकता है कि भाई पैराफिन बैग से कोटेड होता है और सूटेबल होता है कोहेसिव सॉइल्स के लिए। कोहेसिव सॉइल्स के लिए सूटेबल होता है जो कि हाईली स्टिकी नेचर के होते हैं। अब ये कोहेजनलेस सॉइल के लिए इसमें भी वही सेम रीजन है कि क्यों नहीं सूटेबल होता है, क्योंकि कोहेजनलेस सॉइल है तो आपका वो ब्रेक हो जाएगा, वाटर में डालोगे तो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे को स्टिकी नेचर नहीं है ना उसमें कोहेजनलेस सॉइल में। सबमर्ज्ड डेंसिटी मेथड है। सबमर्ज्ड डेंसिटी मेथड में भी सेम पॉइंट है, बस इसमें क्या होता है वहाँ वाटर डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे थे, यहाँ सबमर्ज्ड डेंसिटी में हम क्या करेंगे, एक क्या कहते हैं बैलेंस, एक हम बैलेंस मतलब वेइंग बैलेंस यूज करके हम मेजर कर रहे होंगे यहाँ पे डेंसिटी। अब चौथा एक है हमारा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, ये भी एक फील्ड मेथड है। ये सूटेड होता है तुम्हारा ग्रेवल सैंड और ड्राई सॉइल के लिए। ग्रेवल सैंड और ड्राई सॉइल, वो ग्रेवल सैंड और ड्राई सॉइल का बच रहा था क्योंकि ऊपर के तीनों मेथड इनके सूटेबल नहीं थे, तो उनके लिए आ गया सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड ये सूटेड होता है ग्रेवल सैंड और ड्राई सॉइल के लिए, ये भी फील्ड मेथड है। इसमें करते क्या सैंड रिप्लेसमेंट में, हम एक तुम्हारा होता है, एक तुम्हारा इक्विपमेंट होगा जिससे हम क्या करते हैं मतलब डिग करते हैं, मतलब उसमें क्या कहते हैं वो भरा होता है, सैंड भरा होता है। तो हम जाके जहाँ भी हमें जिस सॉइल का हमें निकालना है फील्ड पे हम जाके उसको वहाँ पे गड्ढा करते हैं, मतलब उस सॉइल को गड्ढा करके निकाल लिया एक जगह पे, और फिर उसको हमने उस सॉइल को जो वहाँ से निकला सॉइल उसको हमने पन्नी में भर लिया। और फिर अब उसका हमें क्या करना है, वेट तो हम उसको जाके हम कर लेंगे अंदर क्या कहते हैं वेइंग मशीन से। अब हमें क्या करना है, उसका वॉल्यूम निकालना है ना, जितना हमने सॉइल निकाला उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करोगे, उतने में आप सैंड भरो। सैंड भरोगे तो सैंड वाला जो आपने एक मतलब पता था पहले कि आपको इनिशियल में सैंड कितना था, और अब जब इनिशियल से आप देखोगे फाइनल में कितना कम हुआ, तो इनिशियल माइनस फाइनल से पता चल जाएगा कि भाई कितना वॉल्यूम आप इस गड्ढे का वॉल्यूम कितना था। अब आपको वेट पता चल जाएगा जाके, और फिर वॉल्यूम पता चलेगा, वेट बाई वॉल्यूम से आप निकालोगे डेंसिटी। तो ये होता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो आपका हो गया तीन इंडेक्स प्रॉपर्टी आपकी हो गई। पहली इंडेक्स प्रॉपर्टी होगी वाटर कंटेंट, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर यूनिट वेट। अब आ जाते हैं चौथे पे। चौथा क्या होता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। तो पार्टिकल साइज के हिसाब से कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती है, जो आपने क्लासिफिकेशन के नाम पे सबसे अच्छा क्या पढ़ा है, आपको यही दिमाग में आता है कि भाई पार्टिकल साइज के हिसाब से। तो पार्टिकल साइज के हिसाब से दो चीज़ें होती हैं, एक कोर्स ग्रेन सॉइल होगा या फाइन ग्रेन सॉइल होगा। कोर्स ग्रेन सॉइल होगा आपका 80 mm से लेके आपका होगा 75 माइक्रोन तक, मतलब कि ग्रेवल और सैंड आएगा इसमें, जिसमें से ग्रेवल आएगा आपका 80 mm से लेके आपका 4.75 mm तक, और सैंड आएगा आपका 4.75 mm से 75 माइक्रोन तक। और उसके बाद फाइन ग्रेन में आपका आएगा सिल्ट और क्ले। फाइन ग्रेन में सिल्ट होता है आपका 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक, और 75 माइक्रोन से आपका होगा फिर 2 माइक्रोन। तो मतलब 75 माइक्रोन से जो छोटे हैं वो तुम्हारे सारे ही आपका फाइन ग्रेन में आएंगे। और उसमें से सिल्ट वाला जो पोर्शन होगा, सिल्ट होगा 75 माइक्रोन से लेके आपका 2 माइक्रोन तक, और लेस देन 2 माइक्रोन जो होंगे वो होंगे क्ले। तो उसी हिसाब से आपका वो भी होता है कि क्या इस एनालिसिस के लिए क्या चीज़ यूज की जाएगी। तो अब ये कोर्स ग्रेन सॉइल है तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सीव एनालिसिस यूज होती है, और आपका फाइन ग्रेन सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस यूज होता है। तो अब सीव में भी आपका होता है, तुम्हारा ग्रेवल है तो ग्रेवल के लिए कोर्स सीविंग होती है, और सैंड है, सैंड के लिए फाइन सीविंग यूज होती है, ठीक है। और फाइन सीविंग में दो टाइप होते हैं, एक होता है ड्राई सीविंग, एक होता है वेट सीविंग। तो ड्राई सीविंग में तो हम ड्राई मतलब सैंड आपका ड्राई स्टेट में है, उसको हमने सीव कर लिया, तो वो ड्राई सीविंग कहलाता है। लेकिन यदि उसमें सैंड में आपका क्ले या सिल्ट चिपके हुए हैं, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको धुलना पड़ेगा ताकि हमें सैंड का ही मिले, कि क्योंकि हमें सीविंग तो सैंड के लिए करनी है।
तो हम उसको वाश करते हैं। तो वाश करते हैं जब हम क्ले और सिल्ट को सेपरेट करने के लिए, तो उसको हम क्या करते हैं, वेट सीविंग कहते हैं। अब सीव क्या होते हैं, सीव में हम क्या करते हैं, डिफरेंट सीव, पहले 80 mm का सीव लगता है, फिर 40 mm का लगता है, फिर 20 mm का लगता है, फिर 10 mm का लगता है, फिर 4.75 का mm का लगता है। ये तो कोर सीविंग में ये वाली से लगती हैं, और उसके बाद फिर पैन लग जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि किस पे कितना कितना वेट रिटेंड हुआ है। वेट रिटेंड के हिसाब से फिर हम देख लेते हैं परसेंटेज वेट रिटेंड कितना हुआ। परसेंटेज वेट रिटेंड आपको पता चल गया, उसके बाद आप देखेंगे क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेंड। क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेंड मतलब जिस सीप पे हो उससे ऊपर कितना, क्या कहते हैं, वेट रिटेंड हुआ है। यहाँ से क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेंड आ जाएगा। अब उसके बाद हम निकालते हैं परसेंटेज फाइनर हर सीप के अकॉर्डिंग। तो परसेंटेज फाइनर होता है 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेंड। परसेंटेज फाइनर आपका होता है यानी परसेंटेज एन इक्वल टू 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेंड। उसके बाद फिर आपका D10 निकालना हो, D60 निकालना हो, D30 निकालना हो, ये सब चीज़ें फिर वहाँ से निकल जाएंगी। CUCC ये सब चीज़ें निकलती हैं। फिर एक अलग वास्ट वो चला जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का एक अलग निकल जाता है वो टॉपिक, वो भी हम आगे देखेंगे। आज हम लिमिट करते हैं यहीं तक। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस में क्या है, सेडिमेंटेशन और नहीं, फाइन सीविंग का भी बताते थे कौन कौन सा सीव यूज होती हैं। फाइन सीविंग में आपका जो यूज होता है, पहले होता है आपका 4.75 mm का, उसके बाद आपका होता है तुम्हारा 2 mm का, 2 mm के बाद आपका होगा 600 माइक्रोन का, 600 माइक्रोन के बाद आपका 425 माइक्रोन का, उसके बाद होगा 212 माइक्रोन का, उसके बाद 150 माइक्रोन का, उसके बाद 75 माइक्रोन का, उसके बाद नीचे पैन लग जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फिर सेडिमेंटेशन एनालिसिस पे। सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होता है ये होता है आपका फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए। फाइन ग्रेन सॉइल्स यानी कि लेस देन 75 माइक्रोन वालों के लिए, लेस देन 75 माइक्रोन वालों के लिए होता है। अब इसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है पिपेट मेथड होता है, एक होता है तुम्हारा हाइड्रोमीटर मेथड होता है। तो अब सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम देखते हैं भाई, इसमें क्या क्या चीज़ें थी जो ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो आपका है वो इन्वायरमेंट में भी यूज होता है। इन्वायरमेंट में जो आपके वो सेटलमेंट वाले होते हैं, प्राइमरी सेटलमेंट वाला, वहाँ पे आपका यूज होता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस में ये बेस्ड है आपका स्टोक्स लॉ पे। स्टोक्स लॉ क्या बोलते हैं कि आपका जो टर्मिनल वेलोसिटी है, किसी सॉइल सॉलिड का टर्मिनल वेलोसिटी है, यदि किसी सॉइल सॉलिड वो सेटल हो रहा है इनफाइनाइट मीडियम में, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है डिपेंड करेगी शेप, साइज और मास ऑफ द सॉइल सॉलिड के। शेप, साइज और मास ऑफ द सॉइल सॉलिड के वो डिपेंड करेगा। और टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन होता है VS इक्वल टू G-1 गामा W d² अपॉन 18 म्यू। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमेशा के लिए कि VS इक्वल टू होता है G-1 गामा W d² अपॉन 18 म्यू। जी तो आपका पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, गामा W यूनिट वाटर हो गया, डी हो गया आपका पार्टिकल साइज हो गया, और म्यू हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी हो गया। अब ये चीज़ तो आपको याद करनी है। बाकी जो बगल में जो चीज़ लिखी है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 29 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या क्या चीज़ें आती हैं VS की डायरेक्ट इक्वेशन, ये इस बेसिस पे है कि आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे म्यू क्या है आपका विस्कोसिटी ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी वाटर का। तो एक वो वैल्यू होती है वाटर की, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है डायनेमिक विस्कोसिटी की, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ वैल्यू होती है, उसके हिसाब से जो आप वैल्यू रखोगे तो VS इक्वल टू आता है 0.899 d²। डी यहाँ mm में है, तो VS इक्वल टू आएगा 0.899 d², ये आएगा मीटर पर सेकंड में। और एट 29 डिग्री सेंटीग्रेड पे VS इक्वल टू होता है 1.07 d², ये भी मीटर पर सेकंड में आएगा, डी है mm में। ठीक है, डी है पार्टिकल साइज आपका। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है दोनों को, लेकिन आप ध्यान रखो कि कभी आ गया तो ऐसे मार दूंगा ऑब्जेक्टिव में। अब स्टोक्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, पहले तो एजम्पशन देख लेते हैं। एज्यूम क्या था, स्टोक्स ने एज्यूम किया कि भाई आपका पार्टिकल जो सेटल हो रहा है वो एक इनफाइनाइट मीडियम में सेटल हो रहा है, इनफाइनाइट मीडियम में सेटल हो रहा है, और पार्टिकल आपका स्फेरिकल है, और सेटलिंग जो आपकी डिस्क्रीट सेटलिंग है। डिस्क्रीट सेटलिंग मतलब अलग अलग सेटल हो रहे हैं पार्टिकल, मतलब चिपक के, मतलब एग्रीगेशन नहीं हो रहा पार्टिकल्स का। और ये चीज़ें इन्होंने मानी थी। और एक ये है कि भैया लेमिनार सेटलमेंट हो रहा है, मतलब कि एक लीनियर हो रहा है, टर्बुलेंट नहीं हो रहा फ्लो। तो ये चीज़ें थी, लेकिन ये एजम्पशन नहीं थे, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें अलग हैं। तो यही इसकी लिमिटेशन बन जा रही है। इन्होंने एज्यूम किया कि भाई आपका पार्टिकल शेप जो है स्फेरिकल है, लेकिन एक्चुअल में जो फाइन पार्टिकल होते हैं फ्लैकी होते हैं। और इन्होंने दूसरा एजम्पशन इन्होंने माना कि इनफाइनाइट मीडियम में सेटल हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो आपका जार का डायमेंशन होगा वो फाइनाइट होगा। और फिर इन्होंने तीसरा माना कि डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग है, लेकिन एक्चुअल में क्या होंगे, फाइन सॉइल्स जो होते हैं क्या होते हैं, स्टिकी नेचर के होते हैं, यानी एग्रीगेशन हो रहा होगा उनमें। और स्टोक्स लॉ तुम्हारा वैलिड होता है साइज, कितने साइज के लिए वैलिड होता है, ये साइज वैलिड होता है 0.2 mm से लेके 0.2 माइक्रोन तक। 0.2 mm का मतलब कितना हो गया, यानी कि 200 माइक्रोन हो गया। 0.2 mm क्या हो गया, 200 माइक्रोन हो गया, क्योंकि 1 mm जो होता है वो होता है
1000 माइक्रोन के इक्वल होता है, क्योंकि माइक्रोन क्या होता है आपका 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो यानी कि 200 माइक्रोन से लेके 0.2 माइक्रोन तक ये वैलिड है। अब 0.2 mm से यानी 200 माइक्रोन या 0.2 mm से ऊपर क्या होता है, उसके लिए वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि उससे बड़े पार्टिकल यदि रहेंगे तो उससे बड़े पार्टिकल हैं तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो आपका है उसका भी कंसिडरेबल इफेक्ट आ जाएगा। फिर आपका जो ये सेटलमेंट हो आपका फिर वो टर्बुलेंट हो जाएगा। और 0.2 माइक्रोन से नीचे क्यों नहीं हो रहा है? 0.2 माइक्रोन से नीचे क्यों नहीं एप्लीकेबल है? क्योंकि 0.2 माइक्रोन से नीचे बहुत पार्टिकल इतने छोटे हो जाएंगे कि वो ब्राउनियन मोशन करने लगेंगे। ब्राउनियन मोशन करने लगेंगे फिर वो सेटल ही नहीं होंगे, तो यहाँ पे फिर वैलिड नहीं होगा। अब ये तो चीज़ें हो गई स्टोक्स लॉ और स्टोक्स लॉ के एजम्पशन और लिमिटेशन जो कि इंपॉर्टेंट थी। अब चलते हैं हम प्रोसीजर, मतलब ये चीज़ हमको करनी कैसे है, मतलब जो आपका हाइड्रोमीटर मेथड है और पिपेट मेथड है इसको यूज करना कैसे करना है। तो इसके यूज करने के लिए पहले क्या करना होता है, पहले हमें एक सॉइल सस्पेंशन बनाना होता है। तो सॉइल सस्पेंशन कैसे बनाना है, उसको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सस्पेंशन के लिए दोनों में सेम ही है, दोनों मेथड में सस्पेंशन बनाना सेम ही है। तो सॉइल सस्पेंशन कैसे बनाना है उसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज करनी है, वो चीज़ें होती हैं तुम्हारा ये प्रिपरेशन होता है। तो इसमें दो ट्रीटमेंट होता है, एक प्री ट्रीटमेंट होता है, एक पोस्ट ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि सॉइल सॉलिड में आपका फाइन वाले में क्या ड्रॉबैक था, वो एग्रीगेट कर रहे थे सॉइल जो आपके सॉइल सॉलिड थे एक दूसरे से चिपक रहे थे, यानी कि स्टिकी नेचर था इसलिए चिपक रहे थे, तो उसको हमें हटाना है। तो हम प्री ट्रीटमेंट यानी कि हम अभी सॉइल सस्पेंशन बनाने से पहले ही हम क्या करते हैं, या तुम्हारा ऑर्गेनिक मैटर है या कैल्शियम कंपाउंड है सॉइल, मतलब सॉइल जो कंटेन कर रहा है कैल्शियम कंपाउंड, तो उसको हमें रिमूव करना है। इस सस्पेंशन बनाने से पहले करना है, इसलिए इसको हम प्री ट्रीटमेंट बोल रहे हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 से। ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर देगा। और कैल्शियम कंपाउंड यानी कि जिप्सम का रिमूवल जो होता है ये रिमूव होता है 0.2 NHCl से, 0.2 NHCl से। और पोस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, पोस्ट ट्रीटमेंट होता है जब जैसे इसके बाद क्या करोगे, प्री ट्रीटमेंट के बाद आप क्या करोगे, सॉइल सस्पेंशन मतलब आपका जो सॉइल है उसको आप क्या करोगे, यदि आपका पिपेट मेथड है तो 500 ml सॉल्यूशन में घोलोगे, और यदि आपका हाइड्रोमीटर मेथड है तो 1000 ml सॉल्यूशन में उसको घोलोगे। उसके घोलने के बाद क्या होगा, घोलने के बाद भी फिर क्या करते हैं, स्टिक कर रहे होंगे वो फाइन पार्टिकल, तो उसके लिए फिर पोस्ट ट्रीटमेंट होता है। पोस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है कि आप जब सस्पेंशन प्रिपेयर कर लिए उसके बाद आप डिस्पर्जिंग एजेंट या डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट डालते हो। ये डालते हो इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे से दूर हो जाएं, पार्टिकल एक दूसरे के दूर हो जाएं, मतलब फ्लॉकुलेशन उसमें ना हो। फ्लॉकुलेशन मतलब फ्लॉक फॉर्मेशन, मतलब बड़े छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर बड़ा पार्टिकल जो बनाते हैं उसी को फ्लॉक फॉर्मेशन बोलते हैं। तो उसको रोकने के लिए हम डिस्पर्जिंग एजेंट या फ्लॉकुलेटिंग एजेंट डालते हैं। अब ये इसका काम कौन कौन से एजेंट करते हैं, होता है इसमें सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम ऑक्जिलेट या सोडियम फॉस्फेट यूज होते हैं। अब दोनों मेथड में हम देखते हैं, पहले हाइड्रोमीटर मेथड देखते हैं फिर पिपेट मेथड देखते हैं। तो हाइड्रोमीटर मेथड में क्या होता है, हाइड्रोमीटर मेथड में हम ये हाइड्रोमीटर जो देता है आपका, हाइड्रोमीटर देता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन या फिर आपका डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन डायरेक्ट दे देता है। इसका इक्वेशन क्या होता है, GSS या ρSS, क्योंकि GSS क्या होगा, ρSS अपॉन ρW, और ρW क्या होता है 1 ग्राम पर cc होता है, यानी कि GSS और ρSS का एक ही इक्वेशन हो जाएगा, वो होता है 1 + RH/1000, 1 + RH/1000। तो RH क्या, RH है आपका करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग। और हाइड्रोमीटर क्या होता है, जब उसको सॉइल सस्पेंशन आपका एक जार में आपने सॉइल सस्पेंशन लिया है, जार या फ्लास्क में, उसमें फिर क्या होगा, आपने हाइड्रोमीटर डाला, हाइड्रोमीटर फिर रीडिंग बनी होती है। जो रीडिंग बनी होती है, रीडिंग इस तरह से बनी होती है। रीडिंग कैसे बनी होगी, RH इक्वल टू क्या होगा, रो माइनस 1000 यानी कि मान लो किसी का रो 0.995 है, किसी का रो 0.995 यदि है तो उसका क्या आ जाएगा, 1 से आप रो -1 करोगे तो 0.005 आएगा, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 आएगा ना। तो ये -5 उस समय रीडिंग हो जाएगी। जैसे किसी का मान लो 1.005 है मान लीजिए, तो उस समय रीडिंग क्या आएगी, RH आएगा 1.005 - 1 × 1000, यानी कि क्या आ जाएगी, रीडिंग 5 आ जाएगी। तो अब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे जैसे आप सॉइल सस्पेंशन में नीचे जाओगे तो आपका क्या होगा, आपका रीडिंग बढ़ेगी क्योंकि नीचे जाने पे डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि जो बड़े पार्टिकल होंगे वो नीचे सेटल होंगे, जो छोटे पार्टिकल होंगे वो ऊपर ही रहेंगे, ऊपर सेटल होंगे। तो यही हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो होता है
हम उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के हम क्या करते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते रहते हैं सबके हम डेंसिटी निकालते रहते हैं, डेंसिटी निकालते रहते हैं, फिर हम फार्मूले से डी निकाल देते हैं। और हमें क्या करना है, डी निकाल देना है और परसेंटेज एन निकाल देना है, फिर हमें यही पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व निकल जाएगा। तो यही हमें करना है। और परसेंटेज फाइनर कैसे निकलेगा, परसेंटेज फाइनर निकालने का फार्मूला होता है आर एच अपॉन 1000, आर एच अपॉन 1000 जी अपॉन जी माइनस 1 अपॉन एम बाई वी, आर एच अपॉन 1000 इंटू जी अपॉन जी माइनस 1 अपॉन एम बाई वी इंटू 100। अब ये परसेंटेज एन होता क्या, परसेंटेज एन का मतलब ये तो फार्मूला आ गया, लेकिन इसका जो मतलब ये डिनोट क्या करता है, ये डिनोट करता है मास ऑफ सॉइल सॉलिड, मास ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम इनिशियली। तो अब इसमें मास ऑफ एम जो है मास ऑफ सॉलिड एडेड इनिशियली है, जो कि 24 से 60 ग्राम के बीच में होगा, और वी है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन, जो कि होगा 1000 ml। तो इसको बहुत ज़्यादा इसमें जोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता बहुत ज़्यादा, इसलिए आप देखते रहो बस, और इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद और कुछ मत पढ़ने लग जाना, ठीक है। अब इसके बाद जो हाइड्रोमीटर रीडिंग आती है उसमें कुछ करेक्शन भी अप्लाई करने होते हैं। कुछ करेक्शन इसलिए अप्लाई करने होते हैं कि वो जो रीडिंग आती है वो हमेशा, क्योंकि यदि मेनिस्कस उसमें फॉर्म हो रहा है तो उसकी वजह से आप यदि रीडिंग को आप ज़्यादा पढ़ मतलब कम पढ़ ली हो, क्योंकि या फिर टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वजह से आपने कुछ रीडिंग गलत पढ़ ली, या डिस्पर्जिंग एजेंट की वजह से अपनी रीडिंग गलत हो गई, तो इसके लिए फिर करेक्शन अप्लाई करना होता है। तो अब इसमें हमें याद ही करना है कि कौन सा करेक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। तो मेनिस्कस करेक्शन, तो मेनिस्कस फॉर्म होगा, तो मेनिस्कस फॉर्म होगा तो आपने देखा होगा कि वो रीडिंग आप क्या करोगे, जब मेनिस्कस फॉर्म होगा तो रीडिंग आप उससे मतलब एक्चुअल रीडिंग से ऊपर पढ़ रहे होगे, लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि रीडिंग डाउनवर्ड जाने पे बढ़ रही थी। इसका मतलब आपने क्या है कि आपने ज़्यादा रीडिंग के बजाय कम रीडिंग पढ़ लिया, कम रीडिंग पढ़ लिया, तो आपको अब क्या करना होगा, यदि आपको एक्चुअल रीडिंग चाहिए तो क्या होगा, प्लस करना होगा ना, इसके लिए मतलब क्या होगा, करेक्शन पॉजिटिव होगा। तो इसलिए जो मेनिस्कस करेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन में टी ग्रेटर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो करेक्शन आपका टेम्परेचर का करेक्शन सी टी इक्वल टू पॉजिटिव होगा। यदि टेम्परेचर लेस देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो करेक्शन आपका सी टी जो होगा टेम्परेचर का करेक्शन निगेटिव होगा। डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन क्या होता है, डिस्पर्जिंग एजेंट में क्या होता है, यदि आपने डिस्पर्जिंग एजेंट डाला है, तो यदि आपने डिस्पर्जिंग एजेंट डाल दिया तो आपका क्या है, आपका डेंसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने सस्पेंशन में एक और सॉलिड यदि आपने डिस्पर्जिंग एजेंट क्या होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा, तो आपने एक सॉलिड और डाल दिया तो क्या होगा, उसका डेंसिटी बढ़ गया। तो डेंसिटी यदि बढ़ गया तो आपका क्या होगा, डेंसिटी और आर एच के बीच में आप देख रहे होंगे डायरेक्ट रिलेशन है ऊपर वाली इक्वेशन से। तो डेंसिटी बढ़ गया तो रीडिंग भी बढ़ गया, तो यानी रीडिंग ज़्यादा दिखा रहा होगा, तो रीडिंग ज़्यादा दिखा रहा होगा तो क्या करना होगा, हमें करेक्शन करना है तो उसको हमें कम करना होगा उसको, उस रीडिंग को। इसलिए क्या होगा, डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन जो होता है सी डी हमेशा निगेटिव आता है, यानी कि मेनिस्कस करेक्शन और डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन हमेशा निगेटिव होता है। और टेम्परेचर करेक्शन डिपेंड करता है कि टेम्परेचर 27 से ज़्यादा है कि 27 से कम है। 27 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव, 27 से कम है तो निगेटिव, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही कैलिब्रेट होता है। ये तो हो गया हाइड्रोमीटर में करेक्शन कौन कौन से अप्लाई करने, कब मतलब कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। उसके बाद आपका एक मेथड आ गया, जो दूसरा मेथड था क्या था, पिपेट मेथड। तो पिपेट मेथड भी सेम उसी तरह का है कि इसमें क्या करते हैं, सॉइल सस्पेंशन बनाते हैं, फिर एक पिपेट से हम 10 ml सॉल्यूशन को एक फिक्स्ड सैम्पलिंग डेप्थ, मतलब फिक्स सैम्पलिंग डेप्थ 10 सेंटीमीटर से हम क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर डेप्थ से हम 10 ml सॉल्यूशन क्या करते हैं, 10 ml सॉल्यूशन को हम सक करते हैं, उसके बाद उसका हम निकालते हैं कि परसेंटेज वो क्या कहते हैं, परसेंटेज फाइनर कितना है, यानी मास ऑफ सॉइल सॉलिड। पहले उसमें हम उसका मास उसमें देखते हैं कि सॉलिड कितना है, और आपको पता है कितना वॉल्यूम था, कि 10 ml वॉल्यूम हमने लिया था, तो मास ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम एट डेप्थ एच ई एट टाइम टी अपॉन मास ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम इनिशियली। तो मास ऑफ सॉलिड क्या, सस्पेंशन बनाते समय आपने 12 से 30 ग्राम के बीच में कुछ डाला था मास ऑफ सॉलिड, वो आपको पता होगा, और इनिशियल वॉल्यूम आपका रहेगा 500 ml। तो एम वाई वी नीचे वाला पता है आपका डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर में क्या होगा, एम डी आपको निकाल लेंगे उससे, वो ड्राई करके उसको, और फिर बी पी आपको पता है कि 10 ml है, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा परसेंटेज एन हो जाएगा एम डी बाई बी पी अपॉन एम बाई वी इंटू 100। तो यहाँ से आपका परसेंटेज एन आ जाएगा। और आपका डाया कैसे निकले, वो डायमीटर कैसे निकलेगा, सॉइल पार्टिकल का साइज कैसे निकलेगा, क्योंकि क्या होता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या चाहिए, आपका सॉइल पार्टिकल का साइज चाहिए, और ये चाहिए भाई उस मतलब साइज पे कितना परसेंट फाइनर है, उससे मतलब परसेंटेज फाइनर कितना है, मतलब पार्टिकल लेस देन, मतलब हाउ मेनी परसेंट ऑफ पार्टिकल आर लेस देन दैट साइज। तो ये होता है, तो ये दोनों चीज़ें निकालना होता है। उसके बाद आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बन जाता है।
तो अब डी कैसे निकलेगा, डी निकालने के लिए आपका क्या होता है, वी एस इक्वल टू वही फार्मूला लगाओ, जी माइनस वन गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। अब देखो हमने एच ई डेप्थ पे हमने निकाला है, जो आपका सैंपल लिया है, सैंपल एच ई डेप्थ पे लिया है और आफ्टर टाइम टी लिया है, मतलब टी टाइम के बाद लिया है, तो आपका मतलब सेटल होने के लिए अभी उसको टी टाइम मिला है। तो एच ई अपॉन टी क्या होगा, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ऊपर से उसने क्या कहते हैं शुरुआत किया होगा, तो टी टाइम तक वो क्या होगा, एच ई बाई टी तक ट्रेवल कर चुका होगा, यानी इसकी सेटलिंग वेलोसिटी होगी एच ई अपॉन टी। तो जो सेटलिंग वेलोसिटी आपकी स्टोक से आई और जो आपकी ये सेटलिंग वेलोसिटी आपने जो इस तरह से निकाली एच ई अपॉन टी से, दोनों को इक्वेट कर लो, इक्वेट करके फिर आपका क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 18 म्यू अपॉन जी माइनस के गामा डब्ल्यू इंटू अंडर रूट एच ई बाई टी। डी इक्वल टू अंडर रूट 18 म्यू अपॉन जी माइनस वन गामा डब्ल्यू इंटू अंडर रूट एच ई अपॉन टी। ये पहला वाला टर्म जो अंडर रूट 18 म्यू अपॉन जी माइनस वन गामा डब्ल्यू को कहीं कहीं के भी लिख देता है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, साइज आ गया और परसेंटेज फाइनल निकाल लिया, उसके बाद फिर आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन जाएगा। अब इसके बाद पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना और फिर उसमें जो सी यू होता है, सी सी होता है, ये सब कैसे होता है और कितना कितना होता है आपका सैंड के लिए, सिल्ट के लिए, सैंड के लिए, क्ले के लिए और फिर वेल ग्रेडेड के लिए, पुअरली ग्रेडेड के लिए, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्योंकि अभी कौन कौन सी चीज़ें बची हैं, अभी बचा है आपका इंडेक्स प्रॉपर्टी में कंसिस्टेंसी बचा है, आपका सेंसिटिविटी बचा है, थिक्सोट्रॉपी बचा है, एक्टिविटी बचा है, कोलैप्सिबिलिटी बचा है, ये सारी चीज़ें बची हैं। तो एक लेक्चर इसमें और लगेगा। तो हम इंडेक्स प्रॉपर्टी का ये फर्स्ट पार्ट करते हैं, कल हम करेंगे सेकंड पार्ट और कल इंडेक्स प्रॉपर्टी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो हमने इंडेक्स प्रॉपर्टी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं वो चीज़ अब आप रिवाइज कर लीजिए। ये आपका मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आना है। तो आप इसको थॉरली पढ़ लीजिए, कितना 1.5 पेज है लगभग, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टी के पार्ट 2 में। तो आप इसको पढ़ते रहिए और यदि आपको थोड़ा सा स्पीड कम लगे तो आप 1.25 या 1.5 स्पीड पे भी करके देख सकते हैं। और फिर वीडियो को कमेंट करिए, आपका कोई डाउट वगैरह हो, टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब करिए सिविल रिवाइंड पे, और शेयर कीजिए चैनल, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को दिखाइए और हर जगह शेयर वेयर कीजिए, चैनल बढ़ाइए, आपका ही चैनल है। ठीक है, धन्यवाद, विदा लेते हैं, कल मिलेंगे।